All yours. थैंक यू। थैंक यू सो मच स्मृति। थैंक यू पिंक सिटी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कुणाल है। मैं एक शराबी हूँ और ईश्वर की कृपा, परिवार, फेलोशिप, स्पॉन्सर और आप सभी की मदद से आज के दिन शराब के पहले जहरीले घूंट से दूर हूँ दोस्तों। अच्छा जीवन जी रहा हूँ और खुश हूँ यार। पिंक सिटी ग्रुप का बहुत बहुत आभार कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं अपने अनुभव साझा कर सकूं, अपने जीवन को एक बार फिर से पीछे जाकर देख पाऊं और अपनी खुद की मदद करने के साथ साथ सर्विस का ये मौका जो मुझे दिया गया उसके लिए एक बार फिर से बहुत बहुत आभार। और पिंक सिटी का और बाकी सभी जुड़े मेंबर्स का भी आभार, क्योंकि इसी महीने की 17 तारीख को संयमित जीवन के 6 वर्ष पूर्ण किए उस सभी के लिए आपका आभार। कई ओल्ड टाइमर्स यहाँ पे जुड़े हुए हैं जिन्होंने शुरुआती दिनों में मेरी बहुत ज्यादा मदद की है, उनका बहुत बहुत आभार, सभी का बहुत बहुत आभार। दोस्तों, जो टॉपिक मुझे मैंने जो दिया था उसको एज इट इज चूज करने के लिए एक बार पिंक सिटी का वापस से बहुत बहुत आभार। सेकंड पर्टिनेंट आइडिया जो हमारा आज है, कोई भी मानवीय शक्ति मुझे मेरे शराबीपन से छुटकारा नहीं दिला सकती थी। दैट प्रोबेबली नो ह्यूमन पावर वुड हैव रिलीव्ड आवर अल्कोहलिज्म। दोस्तों, टॉपिक पे आगे बढ़ने से पहले कुछ अपने बारे में बताना चाहूंगा और सबसे पहले ये बताना चाहूंगा कि पूर्णतः मेरे अपने विचार हैं दोस्तों, और बड़ा छोटी सी यात्रा है मेरी संयमित जीवन की, और उसमें बड़े हर्डल्स मेरे जैसे अड़ियल और अक्खड़ शराबी के, और बहुत सारे सवाल, बहुत सारे क्यों, इफ, बट वाली सिचुएशंस, और उसके बाद ये जो विचार मेरे बने आप लोगों की मदद से और थोड़ा बहुत जो सीमित सा मेरी जानकारी है उसके हिसाब से बने, उसी बेस पे मैंने जो इस सेकंड पर्टिनेंट आइडिया को समझा उसी के बारे में आपसे कुछ अनुभव अपने शेयर करना चाहूंगा दोस्तों। और शुरुआत की अगर मैं बात करूं मेरे जीवन की, तो बचपन मेरा एक धार्मिक परिवार, फादर गवर्नमेंट जॉब में और काफी डोमिनेंट नेचर उनका, और एक मुझे ऐसा लगता है, बाकी लोगों को शायद नहीं लगता, मतलब मेरे परिवार को नहीं लगता था, लेकिन ये मेरी अपनी सोच थी कि मेरी परवरिश जो हुई बड़े डर वाले माहौल में हुई। फादर काफी डोमिनेंट थे चीजों को लेके, और मुझे शुरुआत से ही लगता था दोस्तों कि यार मेरे को कंपेयर किया जाता है मेरी बड़ी बहन के साथ। तो वो बचपन की शुरुआत मेरी फियर और एक बड़ी कंपैरिजन और एंगर की जो भावनाएं होती हैं, जो इमोशंस होते हैं, उसके साथ धीरे धीरे चालू हुआ। और मुझे बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी रहती थी, स्पेशली नेगेटिव चीजों के लिए, नकारात्मक चीजों के लिए, जिसके लिए मुझे हमेशा मना किया जाता था, रोका जाता था, टोका जाता था। फिर भी मौके ढूंढ लेता था इनको करने के, और किसी तरह से हर चीज को इस्तेमाल करके देखना चाहता था कि यार इसका मेरे ऊपर क्या इफेक्ट आएगा। ठीक है, बुरी है, मना कर दिया, मान ली बात, लेकिन क्यों बुरी है, वजह क्या है, इन सब के चीज पीछे कहानियां क्या है। और यही किंतु परंतु के चलते दोस्तों, तीसरी क्लास में पहली बार मेरे हाथ में सिगरेट आई, और वहां से मैंने शुरुआत मेरी चालू हुई। और इसके साथ साथ एक व्यवहार का, मेरे व्यक्तित्व का, एक पर्सनालिटी का एक नया हिस्सा चालू हुआ, जिसे मैं रिबेलियस बिहेवियर बोलता हूँ। मेरा विद्रोही स्वभाव चालू हुआ, जहाँ पे मुझे लगा कि यार मुझे सरप्रेस कर दिया गया ना, मेरी जो पर्सनालिटी है, मेरा जो इमोशंस है, मेरा जो अ, चीजों को देखने, सुनने, समझने का जो नजरिया है, उसको कहीं ना कहीं प्रभावित किया जा रहा है, एक दबाव डालकर मेरे ऊपर। और सिलसिला जारी रहा दोस्तों, एक एवरेज स्टूडेंट रहा। शुरुआत में ठीक था, लेकिन बाद में धीरे धीरे एवरेज स्टूडेंट हो गया, क्योंकि नेगेटिव चीजों की तरफ ज्यादा मैं अट्रैक्ट होता जा रहा था। ये भी अपने ही मेरे अपने विचार हैं। और इन सारी चीजों के चलते पहली बार 1997 में शराब मेरे साथ में आई। ये सारी चीजें मैं आप लोगों को इसलिए बताना चाह रहा हूँ, खुद को भी बताना चाह रहा हूँ वापस से, कि किस तरह से मेरा वो अड़ियल स्वभाव था, जहाँ पे मैंने एक हायर पावर के अस्तित्व को स्वीकार करने से मना कर दिया था, साफ इनकार कर दिया था कि यार मुझे जरूरत नहीं है। सो यहाँ पे दोस्तों 1997 में मेरे लाइफ में शराब आई, और कुछ 19 साल की उम्र थी उस टाइम मेरी। और पहली बार जब वो शराब ली, किसी ने फोर्स नहीं किया था दोस्तों मुझे, पहली बार मैं गया था खुद अपने कजिन को कॉल करके। घर पे कोई नहीं था, और काफी दिनों से इच्छा थी कि इस चीज को ट्राई करके देखूं। और उसके साथ गया, उसने मुझे ब्रांड्स बताए, ब्रांड मैंने चूज किए और अपने हिसाब से लेकर आया। तो एक आगे चल के जो मुझे लगा कि एक ये बड़ा स्ट्रांग मेरा बहाना हो सकता था कि यार मुझे दोस्तों ने जबरदस्ती पिला दी थी, तो मेरे साथ ये फैक्टर भी नहीं था यार। यहाँ पे तो मैं खुद ही गया था चीजों को करने के लिए। लेकिन जब पहली बार
उसको इस्तेमाल किया तो वो एक ना फीलिंग ऑफ फ्रीडम, पावरफुल वाली फीलिंग आई थी मेरे अंदर कि यार बड़ा हो गया हूँ, अब है ना बहुत शक्तिशाली हो गया हूँ मैं। और अब लोगों को मुझे समझना पड़ेगा, अब वो मुझे अपने हिसाब से नहीं चला सकते, अब मैं अपने हिसाब से ही चलूंगा, औरों के हिसाब से। औरों में यहाँ पे मेरे खास तौर से पेरेंट्स, मेरी बड़ी सिस्टर, यही मेन तीन लोग थे कि अब मैं इनके हिसाब से नहीं चलूंगा यार, अब मैं मेरे हिसाब से चलूंगा। और ये सिलसिला जब जारी हुआ तो कॉलेज टाइम में भी कॉलेज का बोल के मैं जाता था, और कई बार सुबह 8 बजे मैंने शराब पी है, कई बार शराब पीकर मैंने क्लासेस अटेंड की हैं, कभी लेक्चर बंक करके मैंने शराब पी है। और ये सिलसिला जारी रहा एक लंबे टाइम तक, चीजें जारी रही दोस्तों। और जैसे ही ये यहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जीवन में ये शराब एक कंट्रोल में चल रही थी, यहाँ तक मैं उसको नियंत्रित कर पा रहा था, क्योंकि मेरे पास सबसे बड़ा हर्डल था पैसे का। मेरे पास सीमित पॉकेट मनी थी, मुझे, मेरे दोस्तों के पास सीमित पैसा था, तो लगातार या रोज नशा करने वाला जो प्रवृत्ति थी वो नहीं होती थी। नशा मैंने इसलिए बोला क्योंकि इस दौरान कई दूसरे नशे भी मेरे जीवन में प्रवेश कर चुके थे। 2002 में जब जॉब चालू हुई मेरी, और उसके बाद तो मानो लगता है कि वो अंधे के हाथ में बटेर लग गई। वो फाइनेंशियल फ्रीडम जैसे ही मेरे पास में आई और सारी चीजें मैंने पीछे छोड़ दी। शराब मेरे जीवन का एक अहम हिस्सा बन चुकी थी, वो मेरी लाइफस्टाइल का एक हिस्सा थी, वो लेविश लाइफ का एक हिस्सा थी। और कई ऐसी चीजें हुई जहां पे मुझे वो इशारे मिले कि यार ये चीजें गलत हो रही हैं, लेकिन यहाँ से मेरा शायद वो नियंत्रण जा चुका था और मैंने उन इशारों को मानने समझने से दूर कर दिया था। मुझे लगता था कि यार ये सारी चीजों के पीछे मैं ही हूँ, और मैं जब चाहे तब इन चीजों को नियंत्रित कर लूंगा, कंट्रोल कर लूंगा। शुरुआत में मेरा बाइक से एक एक्सीडेंट हुआ था दोस्तों, एक्सीडेंट तो कई हुए हैं, लेकिन ये एक्सीडेंट जिसने आज भी मुझे प्रभावित कर रखा है। और मेरे लेफ्ट घुटने में चोट आई थी, और एक गलत ट्रीटमेंट की वजह से उसमें पानी वगैरह भर जाना, और उसके बाद वो एक लंबे टाइम तक ट्रीटमेंट चलना, और आज भी मुझे उससे प्रॉब्लम होती है। लिगामेंट का प्रॉब्लम आज भी उस घुटने में बरकरार है मेरा। लेकिन यहाँ पे जब वो एक्सीडेंट हुआ तो उस टाइम मेरे दोस्त मुझे वापस ले आए, और हॉस्पिटल में दिखाया गया। डॉक्टरों ने मेरी मदद की, मुझे लगा गलत की, फिर दूसरे डॉक्टरों ने मेरी मदद की जिसे मैंने सही माना, और चीजें सेटल डाउन हो गई। इस दौरान कई ब्लैकआउट्स भी हुए मेरी लाइफ में, जहाँ पार्टी में अपने आप को बेहतर दिखाने के लिए जरूरत से ज्यादा शराब पी जाना। कई बार ऐसी सिचुएशन आई है कि गाड़ी चलाते चलाते गिरने वाली हालत हुई मेरी, और मुझे बचाया गया, रास्ते पे रोक कर रोक दिया गया कि भाई गिर जाएगा। इस कदर मैं नशे में हुआ करता था। यहाँ पे भी मेरे दोस्तों ने और कई बार कलीग्स ने मेरी मदद किया कि यार ये प्रॉब्लम है इसके साथ, इसको संभाल लो। और फिर वो मदद के दौर में ये सिलसिला हो गया कि उस टाइम शुरुआती दिनों में मुझे, अगर मैंने शराब पी रखी होती थी तो मुझे मेरा टू व्हीलर या फिर फोर व्हीलर भी चलाने की परमिशन नहीं होती थी, कोई दूसरा ही दोस्त मेरा चलाता। तो इस तरह से वो कंटिन्यू मेरी मदद करते जा रहे थे वहां पे, हर जगह मुझे वो मदद मिलती जा रही थी। और दोस्तों इसके साथ एक नया अध्याय मेरे जीवन में चालू हुआ, एक सक्सेसफुल करियर, कॉर्पोरेट करियर, जहाँ पे बड़े इंटरनेशनल मल्टीनेशनल ब्रांड्स के साथ काम करने का मुझे मौका मिला। जो मेरे साथ वाले कॉलेज में जो स्टूडेंट्स थे मेरे साथ में, उनके लिए एक ड्रीम हुआ करता था यार कि ऐसी कंपनीज में काम करने को मौका मिले। और मुझे वो ड्रीम कहीं ना कहीं चीजें फैक्ट होती हुई, एक सच्चाई होती हुई नजर आने लगी। मेहनत में कोई कमी नहीं थी मेरी तरफ से, है ना। मुझे अक्सर बोला जाता था कि यार तू जिस कंपनी में काम करता है ना, उस कंपनी के लोगों का खून तेरा उस रंग का खून हो जाता है। मतलब मैं इतना घुस जाया करता था काम में, चीजों में। हालांकि शराब मेरे जीवन का तब भी अहम हिस्सा रही है। मेरे दिन की कभी भी एंड नहीं हुआ अगर मैंने शराब नहीं पी, तो भले ही वो रात को 2 बजे पी हो, जब भी मैं फ्री हुआ हूँ, या दिन में 3 बजे पी। अगर दिन मुझे अंत करना है तो मुझे शराब पीने की आवश्यकता थी, मतलब बिना शराब के मैंने दिन कभी अपना खत्म नहीं किया था। और ये लगातार सक्सेस की वजह से, सारी चीजों की वजह से मुझे ये लगने लगा था कि यार ये मैं ही तो हूँ जो सारी चीजें कर रहा है। जिस भी मार्केट में जाके खड़ा हो जाऊंगा, मेरा सेल्स प्रोफेशन रहा है, और जिस भी मार्केट में जाके खड़ा हो जाऊंगा, जहां भी प्रोडक्ट लॉन्च करने हैं, डिस्ट्रीब्यूटर लॉन्च करने हैं, वो एक वास्ट एक्सपीरियंस था। इतनी बड़ी टीम हैंडल करता हूँ, हर जगह सक्सेस मुझे मिलती है। और इतनी कम उम्र में इतनी ऊंचाइयों पर, मैं 32 साल की उम्र में रीजनल मैनेजर था, 3 स्टेट्स देख रहा था, बड़ी स्टेट्स देख रहा था, और लाख रुपए से ऊपर की सैलरी भी विड्रॉ कर रहा था। तो ये सारी चीजें एक अभिमान, एक गुरूर के साथ मेरे अंदर आ रही थी, और मुझे लग रहा था कि यार इसको ही शायद बोलते हैं सेल्फ मेड मैन, है ना। यही वो तरीका है जिसकी वजह से एक इंसान बनता है।
और यहाँ पे मैं बहुत सक्सेसफुल रहा हूँ अपने आप को इस तरह बनाने की वजह से। ये सिलसिला जारी रहा दोस्तों, और 2006 में शादी हुई मेरी, और कई लोगों ने मुझे रिजेक्ट किया क्योंकि मेरी शराब के चर्चे बड़े अच्छी तरह से मशहूर हो चुके थे। वो रेडियो मिर्ची पे सब जगह पहुंच चुकी थी, मेरी हरकतें पहुंच जाती थी। और कुछ जगह मैंने भी लोगों को रिजेक्ट किया क्योंकि मैं वो लड़की चाहता था यार जो है ना मेरी आदतों के साथ कंफर्टेबल हो। मेरी जो गलत आदतें थी, जहाँ पे शराब, दूसरे नशे और भी बाकी सारी चीजें, ये सब चीजों के साथ वो कंफर्टेबल हो। और इसी कंफर्ट को ढूंढते हुए मैंने लड़की का चुनाव किया। यहाँ पे हर जगह मुझे लग रहा था कि मैं ही कर रहा हूँ ना। मैंने लड़की का चुनाव किया और उसने भी हाँ बोला, और मैंने 6 महीने का गैप लिया। उसको जस्टिफाई ऐसे किया कि यार समझने के लिए, एक दूसरे को समझने के लिए 6 महीना चाहिए शादी और सगाई के बीच में। और हकीकत ये थी कि मुझे वो 6 महीने चाहिए थे ताकि मैं उसको अपनी गलत आदतों, अपनी आदतें जो बेकार आदतें थी मेरी, उसका मैं आदी बना पाऊँ। कुछ टाइम तक तो वो चीजें संभलती रही, समझ चलती रही, वो मानती रही, लेकिन उसके बाद उसका रोकना टोकना चालू हो गया। शादी के 1 महीने बाद मुझे, 1 महीना पहले मुझे लगा कि यार ये गलत चुनाव हो गया, ये गलत चूज कर लिया है और आगे की कहानियां गड़बड़ा जाएंगी। और कार्ड चूंकि छप चुके थे उस टाइम, और फादर का डोमिनेट नेचर था, तो मैं हिम्मत नहीं कर पाया उनसे बोलने की। और मैंने कहा ठीक है, लेट इट बी, जो होगा देखेंगे। शादी हो गई दोस्तों, और जल्दी ही मुझे समझ में आ गया कि वो मेरी एक भी आदत के साथ कंफर्टेबल नहीं है। और इसकी वजह से मैं शुरुआत से ही उसके साथ अनकंफर्टेबल हो गया था, क्योंकि यार मुझे उसमें कमियां नजर आने लगी थी, हर चीज नजर आने लगी थी। और मेरा प्रयास रहता था कि यार मैं, है ना, इंदौर से बाहर का जॉब ढूंढूं, कि मुझे, ताकि अकेले रहने का मौका मिले, जहाँ पे मेरे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स चलते रहें, मेरी बाकी की अय्याशियां, बाकी के नशे, अपने हिसाब से अपने जीवन को जीने की जो इच्छाएं हैं, वो सारी चीजें मेरी चलती रहें। कई बार ऐसा हुआ है कि शराब के नशे में मैंने अपनी वाइफ को कॉल किया है। वो प्रेग्नेंट थी उस टाइम, मैंने उसको कॉल किया और रात भर उससे बकवास करता रहा। ये भी नहीं सोचा कि इस स्टेज में उसकी मानसिक अवस्था मुझे संभाल कर रखनी है। कई बार मैंने मेरे फादर इन लॉ को फोन लगा के, लेट नाइट फोन लगा के गालियां बकी हैं। ये सिलसिले में कई बार वो मुझे छोड़कर भी गई, है ना, लेकिन वापस आ जाती थी। तो मुझे क्या लगता था कि यार ये तो प्रॉपर्टी है मेरी, मिल्कियत है, इसको तो सुनना ही पड़ेगा, क्योंकि इसने, ये मेरे साथ कंफर्टेबल नहीं है ना, मेरी आदतें इसको समझ में नहीं आती ना, तो इसको सुनना पड़ेगा, ये कमी है इसके अंदर की। और उसको मैंने टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया। ये चीजें बाहर भी आई, नो डाउट। मेरे रिश्तेदारों ने, स्पेशली मेरी सिस्टर, मेरे ब्रदर इन लॉ ने मुझे समझाने का प्रयास किया। जो मेरे क्लोज फ्रेंड्स थे, जिन्हें पता था, जो मेरे घर पे जिनका आना जाना था, उन्होंने मुझे समझाने का प्रयास किया। लेकिन मेरे को ये लगा कि यार ये लोग क्या ही समझाएंगे मुझे, यार मैं एक सक्सेसफुल इंसान हूँ। और ये जो इतनी बकवास कर रहे हैं ना, तो इसकी वजह से ये लोग मेरा एक्चुअली दर्द नहीं समझ पाते, इसलिए कर रहे हैं यहाँ पे ये सारी चीजें। और मेरे फादर जब मेरी वाइफ को लेके ज्यादा मुझे बोलते थे, तो मेरे दिमाग में वो शक चालू हो जाता था, जो एक शराबी, मेरे जैसे शराबी की खासियत रहती है, जहाँ पे मैंने अपनी वाइफ और मेरे फादर के ऊपर शक करना चालू कर दिया था कि यार ऐसा कुछ तो भी गड़बड़ होगा इन लोगों के बीच में यार, तभी ये इतनी तरफदारी कर रहे हैं। मतलब इतनी निकृष्ट, घटिया सोच जिसे हम बोलते हैं, उस लेवल पे मैं पहुंच चुका था यार। चीजें आगे बढ़ी दोस्तों, मानने को तैयार नहीं था। मदद मुझे करना चाह रहे थे, मेरे दोस्त मदद करना चाह रहे थे, मेरे पेरेंट्स मदद करना चाह रहे थे। उनको पता चल चुका था मेरे शराब के किस्सों को लेके, मेरी बाकी की हरकतों को लेके, मेरे आए दिन होने वाले झगड़ों को लेकर, बाहर होने वाले झगड़ों को लेकर, इवन मेरी उधारियों को लेकर यार। बड़े बड़े होटल्स में बैठना उठना था मेरा, क्योंकि ब्रांड्स ऐसे लगे हुए थे मेरे पीछे यार। वो होटल वाले मुझे मना नहीं कर पाते थे, महीने में अच्छा खासा धंधा उनको देता था, तो वहां मैं उधारियां कर लेता था। वो उधारियां भी घर वालों तक पहुंच चुकी थी कि यार ये सारी चीजें हो रही हैं। और इस सारी चीजों के चलते एक बड़ा इंडिकेशन मुझे मिला है कि यार कुणाल, अब रुक जाना चाहिए। लेकिन यहाँ सेल्फ मेड मैन था यार, मैं कैसे रुक जाता। मुझे लगा नहीं नहीं, ये कोई रुकने का समय नहीं है। 2010 में मुझे हार्ट अटैक आया, कार्डियक अरेस्ट आया मुझे। और ये दर्द मुझे उठा एक ट्रेन में यार। मैं ट्रेवल कर रहा था भोपाल से ग्वालियर के बीच में, वहां पे मुझे पेन हुआ। और मुझे समझ में नहीं आया कि किस चीज का पेन है। मुझे लगा कि यार ये ट्रेन में बैठने से पहले वो जो बिरयानी और बियर वगैरह पिया था ना, उसकी वजह से एसिडिटी हो गया, और उसकी वजह से ये सारी चीजें
हो रही है। 1 डेढ़ घंटे में वो चीज सेटल हुई और मैं भी रिलैक्स हो गया। हालांकि जब तक वो पेन चल रहा था तब तक डर आ गया था, पूरी तरह से लगा कि यार सांस लेते नहीं बन रही है, तकलीफें बढ़ रही हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा, किससे मांगू किससे मदद नहीं मांगू। लेकिन अपने ईगो की वजह से मैं अपने बाजू वाले पैसेंजर से भी नहीं बोल रहा था। एसी में बैठ के पूरे पसीने में हो रहा था, लोग मुझे देख रहे थे, लेकिन मैं कुछ बोल नहीं रहा था किसी से, कि मुझे लगा कि मैं खुद ही इन चीजों को ठीक कर लूंगा। और वो अपने आप ठीक हो गई, मुझे लगा सब सेटल डाउन है यार, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगली और उस रात मैं ग्वालियर पहुंचा, मेरे एक फ्रेंड का बर्थडे था, सुबह 4 बजे तक पार्टी हुई, अच्छी खासी शराब हुई, और सुबह वापस से वो स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन मेरे पास आया और सीवियर पेन मेरे को चालू हुआ चेस्ट में, सुबह 9 बजे से लेके। अब यहाँ पे मैं होटल में रुका हुआ था, वहां पे बोल रहा हूँ भाई इनो ला के दे दे यार, एसिडिटी हो गई, रात को लेट नाइट खाना खाया। मैं डिस्ट्रीब्यूटर को फोन कर रहा हूँ, यार तबीयत ठीक नहीं लग रही है, एक काम कर, मैं उसको बता नहीं रहा हूँ प्रॉब्लम क्या है, एक काम कर तू होटल आ जा, अपन डॉक्टर के पास चलते हैं। वो 1 घंटे बाद होटल आया और इस दौरान मैंने उससे 10-15 कॉल कर दिए, और साथ में ये भी बोला कि भाई वो एक डब्बा सिगरेट का भी लेते हुए आना। ये सारी चीजें चल रही थी। बाइक पे बैठकर मैं मेरे डिस्ट्रीब्यूटर के साथ 3 हॉस्पिटल्स में गया, और जब आखिरी हॉस्पिटल में पहुंचा जहां उसने मेरी हालत देखी, वो चिल्लाया मेरे साथ वाले डिस्ट्रीब्यूटर, बोले इसको तुरंत वो हार्ट हॉस्पिटल में लेके जाओ, मर जाएगा नहीं तो ये। तब तक भी मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे साथ हो क्या रहा है। हाथ मेरा सुन्न पड़ चुका था, पूरा ठंडा हो चुका था, होठ में सेंसेशंस नहीं आ रहे थे, कहीं भी कुछ भी नहीं हो रहा था। और इस हालत में बाइक पर पीछे बैठकर जब मैं हॉस्पिटल पहुंचा, हार्ट केयर हॉस्पिटल पहुंचा, और वहां पे उन्होंने मेरा बीपी लिया जो कि बिल्कुल सामान्य था, लेकिन जैसे ही ईसीजी ग्राफ देखा उन्होंने, वो बहुत सारी कहानियां कह रहा था। मुझे तुरंत आईसीयू शिफ्ट किया गया। डॉक्टरों की टीम ने मेरे ऊपर काम किया, मेरे डिस्ट्रीब्यूटर ने मेरी फैमिली को इन्फॉर्म किया, और इतना कुछ हो जाने के बाद भी जहाँ पे मेरे अकाउंट में मात्र 1,000-1,500 रुपए थे, और मैंने बड़े ऑर्डर के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूटर को दे दिया। मैंने कहा भाई ये हॉस्पिटल का खर्चा देख लियो, मैं जब ठीक हो जाऊंगा आई मेक द पेमेंट्स टू यू, है ना, या मेरे घर वालों को बुला ले, वो आएंगे दे देंगे पेमेंट। मतलब ये इस तरह का ईगोइस्टिक एटीट्यूड वहां पे भी मेरा चल रहा था। और बड़े चौड़े में होके ये सारी चीजें मैं बोल रहा था। मैंने कहा डॉक्टर काम कर रहे हैं तो हो गया, कोई दिक्कत थोड़ी है, हार्ट अटैक नॉर्मल होता है, यंग अटैक्स आते ही हैं आजकल, लाइफस्टाइल ही ऐसी है, बाहर रहता हूँ घर से, होटल का खाना खाता हूँ, ये सारी चीजें हो गई। यहाँ पे सिगरेट शराब की कोई गलती नहीं थी, दूसरे नशों की कोई गलती नहीं थी। वहां मेरे फादर पहुंचे, फादर इन लॉ पहुंचे, जिनको मैं रात को गालियां बकता था, मेरा ब्रदर इन लॉ, मेरे जीजू पहुंचे, और इन तीनों ने मुझे संभाला और वहां से मुझे इंदौर लेके आए। मेरा इलाज किया गया, डॉक्टरों ने मेरी मदद की, मेरे कजिन ब्रदर इंदौर के डॉक्टर हैं, वो आए, उन्होंने मेरी मदद की, और मुझे लगा कि यार ये हो तो गया है, सब कुछ सेटल डाउन हो गया है चीजें, अब कोई समस्या नहीं है। अब घर वालों ने रिस्ट्रिक्शन डाल दिया था कि अगर जॉब करनी है तो आपको इंदौर में ही करनी है, इंदौर से आप बाहर नहीं जाओगे। तो वो जॉब भी मैंने इंदौर में मुझे मिल गया, ग्रेस ऑफ गॉड था ये। उस टाइम समझ में नहीं आया, उस टाइम मुझे लगा कि ये कुणाल, ग्रेस ऑफ कुणाल है। ये जो कुणाल का जो एक्सपीरियंस है ना, इतना सारा, इतने बड़े बड़े मल्टीनेशनल्स का जो एक्सपीरियंस है, इतना जो उसका नाम चलता है मार्केट में, हकीकत में नाम सिर्फ ये चलता था कि भाई अच्छा उसको मत लेना यार, वो बेवड़ा है यार, वो दिन में शराब पी के आ जाएगा ऑफिस में। ये मेरे बारे में फेमस था सबसे, लोग जानते थे मार्केट में मुझे इस नाम से। यार मुझे कई बार इंटरव्यू में ये बोला गया था, यार सब कुछ ठीक है कुणाल, तू शराब बहुत पीता है यार। मैंने कहा अच्छा ये किसने बोल दिया आपको, जबरन ही मैं 2 पैक क्या पीता हूँ, आप लोगों को तकलीफ हो जाती है, आप लोग जलते हो मुझसे। ये मैंने कई बार इंटरव्यू में लोगों से बोला है, एचआर के सामने बोला है जो मेरा इंटरव्यू ले रहे होते थे। तो ये इंदौर में मुझे जॉब मिला, और उसके बाद चीजें और ज्यादा बिगड़ने लगी। अब यहाँ पे ये हो गया था कि जॉब इंदौर में मिला तो शराब मैं पी नहीं सकता था, तो मैं ट्रेवल करना चालू कर दिया, मैंने बाहर टूर करना चालू कर दिया, टूर मेरे बढ़ना चालू हो गए। महीने में मैं 15 से 16 दिन का टूर करता था, कई बार एचआर वार्निंग्स मिली और फाइनली मुझे निकाल दिया गया। और हर बार की तरह जो जॉब से मुझे निकाला गया था, 17 साल के करियर में मैंने 8 कंपनियां चेंज की, उसमें से सिर्फ 2 कंपनीज थी जहां पे मैंने खुद रिजाइन किया था, बाकी सब जगह किसी ना किसी वजह से मुझे निकाला गया। और वजह सिर्फ ये थी कि वो कंपनी सही नहीं थी, कुणाल की कहीं से कहीं तक कोई गलती नहीं थी। यहाँ भी घर वालों ने मुझे समझाने की कई बार कोशिश की, वाइफ ने कई बार समझाने की कोशिश की, और जब मैं नहीं माना चीजों को लेके, और वो फाइनली मेरी डॉटर को साथ में लेकर किसी और चीज के लिए बोल के गई कि समर वेकेशन से, और उसके बाद वो आज तक लौट के नहीं आई है। और यहाँ मुझे लगा कि यार ये मेरी लाइफ का सबसे बड़ा झटका था ना, यहाँ पे मेरा क्रॉनिक स्टार्ट हो चुका था, क्योंकि मैं अपनी बेटी को बहुत ज्यादा मिस कर रहा था ना, ये उस मैं उस बेटी को मिस कर रहा था जिसके एक भी पेरेंट्स एंड टीचर मीट में मैं नहीं गया था। हार्डली मुझे याद है कि मैं साल भर में 2 या 3 बार उसको स्कूल छोड़ने या लेने गया हूँ, भले ही
घर पे कोई है कि नहीं है, घर वालों की कोई अर्जेंसी है कि नहीं है, या वो स्कूल में वेट कर रही है कि कोई उसको लेने आएगा, तो भी मैं नहीं किया। लेकिन मैं उस डॉटर को मिस कर रहा था और मुझे लगता था कि यार मेरे पास अब शराब ना पीऊं तो क्या रास्ता है। सो मेरे पास यही एक रास्ता है कि अब मैं शराब पीऊं, ताकि मैं ये जो डॉटर को जो मिस कर रहा हूँ, ये डिप्रेशन से मैं बाहर निकल पाऊँ। यहाँ तक भी मुझे लग रहा था कि मैं चीजों को अपने हिसाब से नियंत्रित कर सकता हूँ यार। शराब को मैं लगता था कि यार अच्छा शराब आज ज्यादा पी ली ना तो एक टैबलेट आती है, हर्बल टैबलेट, हम सभी को पता है, मैं नाम नहीं लूंगा यहाँ पे, और वो आती है लीवर के लिए, और वो टैबलेट्स आप ले लो तो ऐसा माना जाता है कि लीवर सही हो जाता है। और मैं दिन में एक एक डब्बी खा जाता था पूरी यार, वो टैबलेट कैप्सूल्स की, कि यार इससे मेरा लीवर रहेगा, क्योंकि आज ज्यादा मैंने शराब पी ली ना, इसलिए लीवर मेरा सही रहेगा। कई बार इधर उधर नुक्स लोगों से पढ़ता था क्या। अच्छा, हार्ट अटैक आने के बाद मैंने एक चीज इंटरनेट पे सर्च किया था कि भाई वो कौन सा शराब है जिसमें कोलेस्ट्रॉल कम होता है, और वो शराब का मेरे को डिस्क्रिप्शन मिला और मैंने वो पीना चालू कर दिया। है ना, यहाँ पे एक पढ़ा लिखा शराबी किस तरह से अपनी चीजों का इस्तेमाल अपने हिसाब से चलाने के लिए कर रहा था, अपने नॉलेज का गलत इस्तेमाल कर रहा था। कई बार मैंने पीने से पहले ब्रेड बटर खाया है। ये बोलते सुना किसी को कि यार ब्रेड बटर खाओ ना तो वो चलती नहीं है, आप पी सकते हो ज्यादा। फिर यहाँ मैंने अपना दिमाग लगाया कि यार वो ऐसा बोलते हैं चावल खाओ तो प्यास ज्यादा लगती है, तो एक काम करता हूँ, शराब पीने से पहले चावल खा लेता हूँ, या चखने में चावल खा लेता हूँ। तो उसमें क्या होगा कि वो चावल चावल सारी दारू ऑब्जर्व करता जाएगा और मुझे चढ़ेगी नहीं, और मैं आराम से घर पहुंचूंगा, अपनी क्वांटिटी पीकर पहुंचूंगा। ये सारी चीजें दोस्तों चलती रही, चीजों को अपने हिसाब से नियंत्रित करना, अपने हिसाब से चलाने की प्रयास करना, और धीरे धीरे कहीं ना कहीं मैं उस डिप्रेशन का शिकार होता जा रहा था। ऐसा उस टाइम लोगों को लग रहा था कि मैं डिप्रेशन में जा रहा हूँ, बट हकीकत आज मुझे पता है कि वो डिप्रेशन भी मेरा ही क्रिएट किया हुआ था। वो जो एक लाइन है ना, हम स्वयं ही अपने दुखों के निर्माता हैं, मैं पूरी तरह से उस लाइन के ऊपर चलता जा रहा था। ये डिप्रेशन के चलते 2 बार मैंने सुसाइड अटेम्प्ट किया, और एक बार तो सिर्फ इसलिए किया था ताकि देख के घर वाले डर जाएं, और मेरी व्यवस्थाएं जो बंद हो गई थी, मुझे पैसे देने में जो वो आनाकानी करते थे, वो सारी चीजें हो जाएं। क्योंकि 2013 में ही मैंने अपना जॉब छोड़ दिया था। एक नेशनल मीट के दौरान अपना जो कंपनी का आईडी कार्ड होता है वो अपने मैनेजिंग डायरेक्टर के मुंह पर फेंक कर मारा था, और गोवा में उसी होटल में 10 दिन तक पड़ा रहा था, पूरी अय्याशियां करता रहा था। लेकिन उसके बाद फिर कभी जॉब नहीं मिली। 2-3 महीने के लिए एक जॉब मिली, वहां से भी मुझे निकाल दिया गया मेरी हरकतों को लेकर। सो ये सारी चीजें मेरी चल रही थी, लेकिन फिर भी समझ में नहीं आ रहा था कि यार ये पूरा जीवन मैं अपनी तरफ से चला रहा हूँ। दूसरा सुसाइड अटेम्प्ट सिर्फ इसलिए था कि भाई अब हो गया, बहुत यार, इतने साल हो गए लोगों को समझाते समझाते कि कुणाल एक अलग कैरेक्टर है यार, ये आप लोगों जैसा सामान्य सोच वाला इंसान नहीं है, इसका विजन बहुत ब्रॉड है, आप लोग समझते क्यों नहीं हो उस चीज को। ना जॉब देने वाले मुझे समझ पा रहे हैं, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। एक बार जब मेरा जॉब लग जाएगा तो सारी चीजें सेटल हो जाएंगी, पर अब मुझे जॉब भी नहीं करना है ना। मैं घर वालों को कोसता था कि यार घर का अकेला लड़का, इतनी प्रॉपर्टीज हैं, क्या करोगे उनका, है ना। तो मुझे ये लगता था कि यार मैं जब चला जाऊंगा ना तब इनको एहसास होगा कि इन्होंने क्या खो दिया है। तो ये सारी चीजों को लेके इस दौरान मैंने कई बार ये सोचा भी है, ये मैंने दिमाग में भी आया कि यार घर वालों को अगर कुछ हो जाए तो ये प्रॉपर्टी मेरे पास आ जाएगी, उसके बाद फिर मैं अपने हिसाब से जीवन जी लूंगा। सो ये सोच जब मेरे अंदर आती थी, और मेरे को डिप्रेशन में ऐसा लगता था कि अब कुछ बचा नहीं है, सब तरफ से हार चुका हूँ, कहीं कोई जगह नहीं बची, कि मैं अकेले बैठना चालू कर दिया था। मेरे साथ कोई दोस्त नहीं बचा था, लोग मुझे बात नहीं करते थे, मैं लॉकअप जा चुका था, मैं एक रात जेल में बिता चुका था, सुसाइड मेरा हो चुका था। और उसके बाद भी जब कुछ नहीं बचा था, तो वो फाइनल सुसाइड अटेम्प्ट था कि बोले भाई अब आर या पार की लड़ाई, अब खत्म करो जीवन। और 8 दिन वेंटिलेटर पर रहा दोस्तों, 1.5 महीना करीब आईसीयू में रहा, और गले में छेद करके मेरे को फूड पाइप डाला गया था, और वो 4 महीने तक मेरी आवाज नहीं निकली थी। लेकिन जिंदा लौट आया था उसके बाद, वापस घर पे आ गया था। और घर पे आने के बाद जब थोड़ी बहुत आवाज निकलना चालू हुई तो एक वो पुलिस वाले भाई साहब बयान लेने आए थे। वो उम्र उनकी उस टाइम कुछ 50-55 के आसपास होगी, और उन्होंने बयान वगैरह दिया सारा। और जाते जाते मुझे एक लाइन भूल गया यार, वो लाइन आज भी कानों में कई बार गूंजती है मेरे, जब भी मैं कुछ हिलता डुलता हूँ ना, या अपनी लाइन से खसकने का प्रयास करता हूँ या अपनी चलाने, तुरंत वो लाइन मेरे कान में आती है। उन्होंने लाइन मुझे बोली, बोले बेटा ये तुम्हारे परिवार की प्रार्थनाएं हैं जिसकी वजह से तुम आज जिंदा खड़े हो। और मेरे जैसा
निकम्मा नालायक बेशरम शराबी, टेबल पे, डाइनिंग टेबल पे 200 रुपए रखे हुए थे, एक बॉक्स में रखा रहता है मेरे डाइनिंग टेबल पे, कुछ पैसा रखा रहता है, वो निकाल के मैंने उनको दे दिया और बोला कि मैंने कहा अंकल जाओ, आपका काम हो गया, आपका काम यहीं तक था, मेरे को ज्ञान मत दो। 4 महीने बाद वापस मेरे हाथ में शराब थी दोस्तों। इस बार फिर लगा कि कंट्रोल कर लूंगा। लॉकडाउन आया, वहां फिर लगा कि कंट्रोल कर लूंगा यार। 3 महीने तक मैंने शराब नहीं पी बस, धुआं नहीं उड़ाया, 3 महीने तक कोई और नशा नहीं किया। देखो कितना अच्छा विल पावर है मेरे अंदर यार, मैं हर चीज कंट्रोल कर सकता हूँ। 3 महीने भरपूर एक्सरसाइज किए मैंने, दिन में 6 6 जिम के सेट लगाए, जो इक्विपमेंट्स मेरे पास पड़े हुए थे। सुबह 2 2 घंटा मॉर्निंग वॉक अपनी कॉलोनी में करता था। वहां निकल सकते थे, कॉलोनी में जा सकते थे, उससे बाहर जाना अलाउड नहीं था। अच्छी खासी ठीक ठाक बिल्ड बना ली थी वहां पे। तो मुझे लगा कि यार ये कंट्रोल कर सकता हूँ। लॉकडाउन ओपन हुआ और दोस्तों 5वां दिन था, वापस से अपनी 1.5 बॉटल नीट दारू की क्वांटिटी पे मैं पहुंच चुका था, जहां मुझे लग रहा था कि मैं कंट्रोल कर पाऊंगा इसको। चीजें बदते बदतर होती गई और उसके बाद मुझे कभी याद ही नहीं रहा कि मैंने कितनी पी है कितनी नहीं पी है। आए दिन कुछ ना कुछ घटनाएं घट रही थी, कभी मैं गिर जाता था, कभी मेरी गाड़ी गुम जाती थी, मैं कहीं छोड़ के नहीं आता था, गाड़ी मेरी गुम जाती थी कभी, है ना, मैं कहीं खड़ी करके भूल जाता था, कभी लोग मेरा पर्स ले जाते थे, कभी मेरा मोबाइल ले जाते थे। ये घटनाएं बढ़ती जा रही थी मेरे साथ, और इन सारी चीजों के चलते फाइनली घर वालों ने 2020 17 जुलाई को मुझे एक ट्रीटमेंट सेंटर में एडमिट करा दिया। वहां जाते हुए बड़ा खुश था मैं, जब मुझे ले जाया जा रहा था सुबह 6 बजे, तो मुझे, क्योंकि जैसे ही मैंने बाजू वाले से पूछा जो मुझे लेने आया था, मैंने कहाँ ले जा रहा भाई, नशा मुक्ति केंद्र ले जा रहा? बोले हाँ। और मैं बड़ा खुश हुआ है। मैंने कहा चलो, ये घर की किट किट, रोज की माँ की चिक पिक से है ना छुटकारा मिल गया। अब उनको समझ में आएगा कि लड़के की अहमियत क्या है, और यहाँ अपना वापस से शराब नियंत्रित हो जाएगी। फिर से आई कैन बी अ सोशल ड्रिंकर। 3 4 महीना दूर रहूंगा ना, लोग भूल जाएंगे, उसके बाद नई घोड़ी नया दाम वाली कहानी कि भाई नई शुरुआत करूंगा वापस से। 1 महीने तक वो मुझे बोलते रहे और मैंने अपने आप को अल्कोहलिक नहीं बोला यार। वो मुझे बताते रहे, समझाते रहे, व्यवहार बदलाव के लिए जो तरीके किए जाते हैं वो मुझे मेरे साथ किए गए, मेरी व्यवस्थाएं बंद की कर दी गई, मेरा निकोटिन मुझे वहां पे मिलता था वो बंद कर दिया गया। और वही मेरे बाजू वाले ने समझाया, बोल देना भाई क्या दिक्कत है, बोलना ही तो है, व्यवस्थाएं क्यों खराब कर रहा है। तो ये जब मैंने बोला वहां पे, तो बोलने के साथ साथ वो आज समझ में आता है जो हम बोलते हैं ना, फेक इट टिल यू मेक इट। वो जब मैंने बोलना चालू किया दवाई के तौर पर, लेकिन उसके साथ साथ वो एहसास होने लगे, और ये जब स्ट्रांग एहसास मेरे अंदर आया कि भाई मैं अल्कोहलिक नहीं हूँ भाई, मैं बेवड़ा हूँ, और बेवड़े के आगे पीछे एक दो अच्छी सी गालियां लगा दूं ना, वो लेवल मेरा है। ये मुझे पूरी तरह से विश्वास हो चुका था, पूरी तरह से मैंने अपने आप को शक्तिहीन मान लिया था, अस्त व्यस्तता को मैं स्वीकार कर चुका था पूरी तरह से यार। लेकिन जैसे ही करीब तीसरे महीने में मैं पहुंचा अपने काउंसलर के पास, और मैंने पूछा उनसे, मैंने कहा यार सर, मान लिया यार अब नहीं पीना कभी भी शराब, इतनी तकलीफें जो हुई है शराब की वजह से ही हुई हैं यार, लेकिन अब आगे क्या करूं? तो उन्होंने दूसरे कदम की तरफ इशारा कर दिया यार, और वहां मैं रुक गया यार। मैंने कहा नहीं सर, ये मेरे लिए नहीं लिखा गया, ये शायद बाकी के जितने साथ वाले पेशेंट्स हैं ना, ये उनके लिए होगा, मेरे लिए नहीं है। मेरा मानसिक स्वास्थ्य एकदम टकाटक है, एकदम शानदार है, मुझे उसको ठीक करने के लिए किसी उच्च शक्ति की आवश्यकता नहीं है। आप रखो अपना कदम दूसरा आपके पास। मैं खुश हूं कि मेरे को अब शराब नहीं पीना, और मैं शराब के आगे शक्तिहीन हूं। इतना काफी है दोस्तों मेरे लिए। यहाँ मेरे अंदर के कुछ डर आने लगे थे दोस्तों तब तक, और ये डर ऐसे थे कि मुझे रात में रिलैप्स के सपने आते थे, और जब मैंने पूछा, बताया, जिक्र किया, मतलब मैं बिस्तर पे बैठ के उठ जाता था रात को 2 3 बजे और पूरे पसीने में, और उसके बाद नींद नहीं आती थी मुझे। मेरे आसपास वालों ने जब ये कंप्लेन की, स्टाफ को बताया, काउंसलर्स ने मुझसे बात की, और मैंने उनको जब सच्चाई बताई कि यार ये कहानी है, तो उन्होंने बोला प्रार्थना कर, प्रार्थना करेगा तो ये सारी चीजें हो जाएंगी। मैंने कहा क्यों करूं प्रार्थना, और प्रार्थना करूं भी तो मैंने कहा उसमें तुम्हारा ईश्वर बैठा हुआ है यार, स्टार्टअप ही गॉड से कर रहे हो आप। तो बड़े सहजता से, बड़ी सिंप्लिसिटी से उन्होंने मुझे बोला, बोले कुणाल हटा देना यार, तेरे को नहीं समझ में आता मत कर, हटा दे, बिना गॉड के प्रार्थना कर लो। डर तो था, ऑप्शन मुझे समझ में आया, याद नहीं थी प्रार्थना, लिख के याद की 100 100 बार, और उसके बाद ये सिलसिला चालू हुआ। और
वहां मुझे ये लगा कि यार बाहर जाऊंगा तो बाहर का एटमॉस्फेयर मेरे लिए सही नहीं है यार। वापस से सेल्स लाइन में जाऊंगा तो है ना, मैं वापस से दारू में फंस जाऊंगा, तकलीफ हो जाएगी। और वहीं पे मैंने बात की कि मुझे यहाँ पे जॉब मिल सकता है क्या। मैंने इसी प्रोफेशन को चूज करने का आगे का प्लान बनाया। उन्होंने मेरे घर वालों से बात की, घर वाले सहजता से तैयार हो गए। आज दिल से आभार निकलता है उन मेंटर्स के लिए जिन्होंने मुझे गाइड किया इस प्रोफेशन को चूज करने के लिए। उन्होंने बताया कि भैया इसके लिए आपको ये डिग्रीज की जरूरत है। तो 42 साल की उम्र में मैं कॉलेज गया। कॉलेज मैं गया 42 साल की उम्र में। मेरे साथ के वो 19 18 19 20 साल के बच्चों के साथ बैठ के मैं अपना पोस्ट ग्रेजुएशन वापस से कर रहा था, दोबारा पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था। और ये सारी चीजें कही, और मैं वहीं रहता था यार, घर पे भी जाना कभी कभार जाता था। और ये 17 महीने का मेरा सिलसिला जारी रहा, जिसे मैं बहुत प्योर से, बहुत प्यार से ड्राई रन पीरियड बोलता हूँ मेरा। ये ड्राई रन पीरियड में केवल शराब के सामने मैं शक्तिहीन था, दूसरे नशे के आगे शक्तिहीन था, बाकी मैं किसी के आगे शक्तिहीन नहीं था। मेरे हाथ बहुत खुले चलते थे, बात बाद में, मारपीट पहले, गाली गलौज बहुत अच्छी चलती थी। पुरानी गर्लफ्रेंड्स को सोशल मीडिया पर ढूंढा करता था रिवाइव करने के लिए। ऑनलाइन गैम्बलिंग मेरा चल रहा था, गेमिंग मेरा चल रहा था। कुल मिला के वो सारी चीजें चल रही थी जो नशे के साथ होती हैं। यहाँ कैसे बचा, और मुझे लगा कि मैं सिर्फ अपनी वजह से बचाऊं क्योंकि मैं एक ट्रीटमेंट सेंटर में रहता हूँ। ये Z+ सिक्योरिटी है बस, यहाँ पे ना मुझे कोई नशा टच नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ से बाहर जाऊंगा तो नशा मुझे पकड़ लेगा, इसलिए बेहतर है कि मैं यहीं रहूं। 16 महीने निकल गए, और 16 महीने की रात, 16वें महीने की रात 31 दिसंबर 2021 बहुत इंपॉर्टेंट दिन था मेरे लिए। और एक, क्योंकि ये अब कंटिन्यू मैं इतने लंबे चौड़े टाइम से वहां पे 1 1.5 साल से रह रहा था, और चूंकि मुझे एक एडिक्शन प्रोफेशनल बनना था वहां पे, तो ये सारी चीजें समझना, याद करना, हर चीज मुझे पता थी। अप्लाई नहीं करता था, मतलब क्या थे पता थे। और ऐसा ही मतलब मैं एक नए आए हुए रिलैप्स पेशेंट को समझा रहा था कि भाई सेरेनिटी प्रेयर का मतलब क्या होता है। वो मतलब समझाते समझाते अंदर से बेचैनियां चालू हुई। वो हर एक चीज याद आने लगी मुझे, जब वो स्वीकार करो कि हम किसी को, उन चीजों को बदलने की जिन्हें हम बदल नहीं सकते, ये सब चीजें जब मैं बोलने लगा, और अंदर ही अंदर इतना तूफान उठने लगा, खुद से नफरत सी होने लगी। वो रात बड़ी बेचैनी में गई मेरी। और अगली सुबह जैसे ही मैं उठा 5:30 बजे, और मुझे पहली लाइन याद आई कि प्रार्थना करने के बाद लिटरेचर पढ़ना बताया गया है। लिटरेचर तो रखा नहीं था, मोबाइल पर डेली रिफ्लेक्शन आता था। डेली रिफ्लेक्शन पढ़ा, मैं एक चमत्कार हूँ। चीजें समझ में आई। वो 17वां महीना था, वो इस कश्मकश में निकल गया कि क्या वाकई मुझे मीटिंग्स की जरूरत है। इस दौरान मैं कभी भी मीटिंग्स नहीं जाता था, ये की जाता भी था तो घूमने फिरने के हिसाब से, किसी से मिलना हो तो उसके हिसाब से जाता था, किसी की रिकवरी को जज करना हो उसके हिसाब से जाता था। ये निकरस सोच तब भी मेरी जारी थी। यहाँ वो समझा, जाऊं नहीं जाऊं, जाऊंगा तो फिर लिटरेचर पढ़ने को बोलेंगे। लिटरेचर पढ़ने की जरूरत है क्या यार, जितना जरूरत होती है काउंसलर बनने के लिए उतना तो पढ़ लिया लिटरेचर, अब क्या करूंगा पढ़ के, किसके लिए पढूं। मुझे जो करना था मैंने कर लिया यार। हर जगह तो लिटरेचर हायर पावर की बात कर रहा है, मैं क्या करूंगा पढ़ के। बोले मैं मीटिंग जाऊंगा तो मेरे को शायद बोल दें स्पॉन्सर ले ले। मैं क्यों लूं स्पॉन्सर यार, मेरे पास तो काउंसलर है यहाँ पे। मुझे समस्या आएगी तो वो गाइड करेंगे ना मुझे। मुझे काउंसलर की क्या जरूरत है, मुझे स्पॉन्सर की क्या जरूरत है। और मैं तो Z+ सिक्योरिटी में लग रहा हूँ। तो ये 17वां महीना मेरा कश्मकश में निकला। लेकिन इस दौरान एक घटना घटी दोस्तों। ये घटना मैं बहुत कम शेयर करता हूँ, मुझे स्पॉन्सर ने भी मेरे बोला है कि इसका जिक्र कम से कम करें, लेकिन मुझे आज ऐसा लगा कि इस टॉपिक के लिए ये जिक्र मुझे वापस से याद रखना जरूरी है। आह, मेरी रिकवरी को, मेरी सोबराइटी को, रिकवरी नहीं बोलूंगा उसको मैं, सोबराइटी को कुछ 5 6 महीने हुए थे, और तब से मेरे पास एक डॉग था उसी ट्रीटमेंट सेंटर में। वो डॉग आज भी मेरे पास में है, मेरे साथ में है। और ये 17वां महीना मेरा चल रहा था, और वो सेंटर से बाहर चला जाया करता था, और गाड़ियों के पीछे भागता था, तो उसको गांव वालों ने मारने की कोशिश की। और मैं चिल्लाता रह गया वहां पे, मैं लोगों को पकड़ने का प्रयास करता रह गया, लेकिन मैं उनको रोक नहीं पाया। और किसी ने पीछे से आके उसके सर पे बहुत बड़ा डंडा जैसा कुछ मारा मेरे डॉग पे, और वो तुरंत वहां पे गिर गया यार। उसके बाद वो जिस हालत में गिरा, उसके पूरे मुंह से खून वगैरह निकल रहा था, और वो उठा नहीं। और मेरे अंदर इतना गुस्सा था कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं लकड़ी ढूंढ रहा हूँ, पत्थर ढूंढ रहा हूँ कि हाथ में मिल जाए और मैं ये सामने वाले का सर फोड़ दूं यार, जितने लोग खड़े हैं।
पता नहीं क्या था, कौन था, कौन सी शक्ति काम कर रही थी, मुझे नहीं पता कि मैं वहां पे साइड में एक कमरा बना हुआ था और मैं वहां बैठकर जोर जोर से सेरेनिटी प्रेयर का चैंट करने लगा। कंटिन्यू। क्यों किया, आज तक मुझे समझ में नहीं आया कि वो किस तरह से मेरे अंदर वो प्रार्थना निकली। ये मेरे अपने बिलीफ्स हैं दोस्तों, मुझे यहाँ पे इस बिलीफ ने बहुत पावर दिया। आज भी जब मैं इस बारे में शेयर करता हूँ तो मेरे रोंगटे से खड़े हो जाते हैं। 10 या 12 मिनट हुए होंगे और मेरे स्टाफ के एक सीनियर सदस्य थे और वो मेरे पास आए, बोले बेटा उसकी सांस चल रही है तो उसको हॉस्पिटल लेके जा। ये वो मोमेंट था मेरे लिए जहाँ पे समझ में नहीं आ रहा था कि यार क्या करूं, किस तरह से चीजें करूं। आसमान की तरफ, छत की तरफ नजरें उठी, थैंक यू बोला और मैं उसके पास गया, उसको पानी वानी पिलाया और थोड़ी देर में वो उठ के खड़ा हो गया। ये पूरा मेरा अपना बिलीफ है, लेकिन ये वो टर्न अप था मेरी लाइफ का। उस रात और अगले 2-3 दिन तक जब बैठ के मैं सोचता रहा कि मैंने किसकी तरफ देख के थैंक यू बोला था, छत की तरफ देख के किसको थैंक यू बोला था, मुझे कुछ उत्तर मिला नहीं। एक्चुअली उत्तर तो था मेरे पास, आंसर तो था, लेकिन मैं मानना नहीं चाहता था उस चीज को। वहां से दोस्तों मीटिंग का मेरा रेगुलर जाना चालू हुआ। ओल्ड टाइमर्स ने मुझे जैसा बोला वैसा मैंने किया और इस दौरान एक बहुत स्ट्रांग चीज मेरे को समझ में आई, केम टू बिलीव कि एक पावर है जो मुझसे बड़ी है, जो मेरी मदद कर सकती है। यहाँ वो मदद का एहसास मेरे अंदर आया कि यार मेरे साथ एक शक्ति है जो मेरी मदद करेगी। ये थॉट इतना पावरफुल था, आज भी इतना पावरफुल है मेरे लिए कि जब भी कहीं उलझता हूं ना, मैं वो मंजर याद करता हूँ, उससे वो एनर्जी मुझे मिलती है और उससे वापस से मेरा जो फेथ डगमगाने लगता है ना, वो वापस तुरंत आ जाता है। यहाँ ये चीज बहुत क्लियरली समझ में आई कि इससे पहले भी दोस्तों ने मेरी मदद करना चाही थी यार, परिवार ने मेरी मदद करना चाही थी, डॉक्टरों ने मेरी मदद करना चाही थी यार, इवन मेरे काउंसलर्स ने मेरी मदद करना चाही थी। लेकिन मुझे लगता था कि यार ये उनकी मदद है, जबकि हकीकत ये थी कि ये मेरी हायर पावर के डायरेक्शन थे जिनके थ्रू मेरे को ये मदद मिल रही थी। यहाँ वो बहुत स्ट्रांग रियलाइजेशंस हुए जब लगातार रेगुलर मीटिंग जाना चालू किया, सर्विस में आने का मुझे मौका मिला। वहां से वो रियलाइजेशन और स्ट्रांग होना चालू हुआ यार कि सारे हर एक चीज के एपिसोड याद आने लगे। वो पहला बाइक का एक्सीडेंट याद आया कि किस तरह से मैं और बुरी हालत में जा सकता था, किस तरह से मुझे लोगों ने बचाया, मेरे दोस्तों ने बचाया। वो कार्डियक अरेस्ट, मुझे जब हार्ट अटैक आया, वो पूरे एपिसोड याद आया, ट्रेन से लेके हॉस्पिटल पहुंचने तक और हॉस्पिटल पहुंचने के बाद ट्रीटमेंट होने तक की हर चीज याद आई यार कि कैसे बैक टू बैक चीजें संभलती गई मेरे लिए। वो सुसाइड अटेम्प्ट मेरा ध्यान पे आया जहां पे डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए थे। डॉक्टर ने मेरे परिवार से बोल दिया था कि यार ये जिंदा अगर बच भी गया तो किस हालत में आएगा, बिस्तर से उठ पाएगा नहीं उठ पाएगा, बचेगा नहीं बचेगा, कुछ भी नहीं पता। और उस सिचुएशन से मैं बच के बाहर निकल के आया। सिर्फ थोड़ी सी आवाज बैठी थी, बाकी सब कुछ बढ़िया था, कहीं कोई समस्या नहीं थी। मुझे जो लगता था कि मैंने ये प्रोफेशन चूज किया, एक मैं ट्रीटमेंट प्रोफेशनल बनूंगा, ये प्रोफेशन मैंने चूज किया, तब मुझे समझ में आया भाई तेरे तेरा हाथ नहीं था इसके पीछे। ये बैक टू बैक मेरे को वहां अंदर रहते हुए जो रियलाइजेशन हो रहे थे ना। एक घटना ऐसी है दोस्तों, मैं लेने गया था किसी को और उसकी एक 60-65 साल की माता ने मेरे आके पैर पकड़ लिए और जैसे ही वो मेरे पैरों में गिरी रोने लग गई, बोले कि यार मेरे बच्चे का ध्यान रखना, एक लौता बच्चा है मेरा। और मेरे को उसमें मेरी माँ नजर आ रही है। वहां पे मुझे लगा कि यार ये तो हर मेरी माँ भी ऐसे ही गिरी होगी यार, किसी के पैरों में इतनी तकलीफ उसने उठाई होगी। ये सारे रियलाइजेशन जो हो रहे थे, ये हर चीज मुझे चिल्ला चिल्ला के कह रही थी कि कुणाल तू कहीं नहीं था भाई इसके पीछे, तेरे पीछे कोई हाथ नहीं था यार। वहां मुझे बहुत क्लियरली समझ में आया कि भैया मैं एक्चुअली जो लिखा गया है किताब में मेरे लिए कि यार मैं सिर्फ एक एक्टर हूँ और हायर पावर मेरी डायरेक्टर है। वो बहुत क्लियरली लाइन मुझे समझ में आई, वो बहुत क्लियरली समझ में आई कि भाई अभी तक जो तेरा जीवन का जो नाटक चल रहा था ना, उसमें कलाकार भी तू था, निर्देशक भी तू था, ढोल भी तू ही बजा रहा था, गाने भी तेरी चॉइस के चल रहे थे और दर्शक भी तेरे हिसाब से ही तालियां पीट रहे थे। ये सारी चीजें समझ में आई तो बहुत क्लियरली समझ में आया कि भाई मेरी मर्जी से मैंने सिर्फ जीवन को बर्बाद किया है और कुछ भी नहीं किया। ये सब आ गया समझ में। अब यहाँ पे जो बात आई कि शराबीपन से इसका क्या लेना देना है यार,
तो ये समझ में आया कि यार ये जो इनसाइड मी है, आई सेल्फ मी, मेरे अंदर का जो पना है, ये मेरा स्वार्थीपना, मेरा पागलपना, बेचारापन, मेरा अकेलापन, मेरी असुरक्षा की भावना, मेरे भावनात्मक दर्द, यही तो मेरी मेन समस्या थी यार। यही तो है जहां पे मुझे मानवीय शक्तियां मदद नहीं कर सकती। यही वो जगह है जहां पे मुझे मुझसे बड़ी, मुझसे शक्तिशाली एक सकारात्मक शक्ति की आवश्यकता है, एक परम शक्ति की मुझे आवश्यकता है। और ये सारी चीजें आप लोगों ने मुझे बताई कि यार मुझे कभी नहीं भूलना है भाई, ये शराब मेरी जान से मार डालेगी मुझे अगर मैंने अपनी बीमारी को रोज नहीं पहचाना यार। और डेली मैं उसको अगर स्वीकार करने में असफल हो जाता हूँ, ये मेरी जान ले लेगी यार। और ये थी मेरी असली बीमारी। ठीक है, डिजीज ऑफ मेंटल ऑब्सेशन था, फिजिकल एलर्जी थी, लेकिन उसके साथ सबसे बड़ी बीमारी थी मेरी स्पिरिचुअल मैलेडी, आध्यात्मिक बीमारी। यही तो थी मेरी सबसे बड़ी बीमारी यार, जिसको मुझे दूर करना था। और तभी तो मेरा दूसरा कदम ये बोल रहा है कि केम टू बिलीव अ पावर ग्रेटर देन अस कैन रिस्टोर अस टू सैनिटी। यार तभी तो मुझे वो सैनिटी की जरूरत थी यार। और ये चीजें मेरी और क्लियर हुई जब आप लोगों ने मुझे एक लेटर पकड़ा दिया, 1961 का लेटर, जो कार्ल यंग ने बिल डब्ल्यू साहब को लिखा था, और जहां पे उन्होंने बीमारी को बहुत अच्छी तरह से बताया था कि यार मेरे जैसा शराबी ना वो शराब की तलब में बहुत डीप वाली चीजों को ढूंढने की कोशिश करता है। सेंस ऑफ होलनेस जो होता है हमारा, या पूर्णता की हम बात करते हैं, तो मैं शराब की तलब में वो पूर्णता ढूंढने की कोशिश करता था, वो शांति ढूंढने की कोशिश करता था, वो कनेक्शन या फिर वो ईश्वर का एहसास की कोशिश करता था। कुल मिला के मैं शराब में राहत, आराम और आजादी पाना चाहता था। ये मुझे मिला था दोस्तों 1997 में पहली बार, लेकिन उस चीज को मैं समझा नहीं था। मुझे लगा कि ये मेरे अहम की लड़ाई है, जिस अहम में मुझे शराब ने साथ दिया है। आगे बढ़ा तब जाके ये समझ में आया कि यार ये जो चीजें मुझे मिलेंगी, ये एक ट्रू सच्ची आध्यात्मिकता से ही मिलेंगी। इसके अलावा मेरे साथ ये चीजें संभव नहीं है। मैं होस्ट से निवेदन करूंगा, जब मेरा समय हो जाए तो प्लीज मुझे इंडिकेट कर दीजिएगा। थैंक यू। सो ये जो सच्ची आध्यात्मिकता है, ये मुझे चाहिए मेरी आध्यात्मिक बीमारी का लेके है। और वो जो लाइन कही ना, उसने मेरे को और क्लियर कर दिया। वो जो तीन शब्द स्पिरिटस कॉन्ट्रा स्पिरिटम, जो कार्ल यंग ने मेरी बीमारी को डिफाइन किया, बहुत अच्छी तरह से डिफाइन किया 1961 में, उन्होंने बहुत प्यार से उसको बोला। और ये जरूरी था मेरे जैसे पढ़े लिखे शराबी के लिए समझना। 35 से जब चालू हुआ प्रोग्राम, 39 से बिग बुक मुझे बोल रही है, 12 एंड 12 मुझे ये चीजें बता रही है, लेकिन वो नहीं मानना था मुझे। मुझे एविडेंस चाहिए थे, मुझे चाहिए थे कोई नाम जिसको दुनिया जानती है। वो नाम मुझे मिला, मुझे दिया गया वो नाम कि भाई तू ये पढ़ ले, तेरे अंदर अगर ये समस्या आ रही है तो। वहां पे स्पिरिटस कॉन्ट्रा स्पिरिटम जो उन्होंने बोला, स्पिरिट अगेंस्ट स्पिरिट, अ सोल फॉर अ सोल, या आत्मा द्वारा आत्मा का इलाज। यहाँ चीजें और क्लियर हो गई मेरी यार कि भाई मुझे वो रेस्टोरेशन की जरूरत है मेरी सैनिटी को। मेरा दिमाग जो है वो खराब हो चुका है पूरी तरह से यार। ये शराब के साथ साथ बचपन से ही वो तीसरी क्लास से सिगरेट पीना, और ये ब्लेमिंग, कंपैरिजन, रिबेलियस बिहेवियर रखना, अपने माँ बाप के लिए बुरी चीजें रखना, दूसरों पर बुरी नजर रखना, ये शुरुआत मेरी बचपन से ही शुरू हो चुकी थी। यहाँ से धीरे धीरे मैंने अपनी आत्मा को बीमार करना शुरू कर दिया था, और उसके साथ स्पिरिट मिल गई या शराब मिल गई यार। और उसने मेरी आत्मा को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया था। कुल मिला के मुझे बीमारी हो चुकी थी आत्मा की यार। और इस आत्मा की मेरे को इलाज की आवश्यकता थी, आत्मा के पुनर्निर्माण की आवश्यकता थी। ये वैसा ही था, और इसके लिए मुझे जाना था अपने क्रिएटर के पास, कि मुझे मेरे सोल को रिकंस्ट्रक्ट करना है। मेरी आत्मा के पुनर्निर्माण के लिए मुझे मेरे क्रिएटर की जरूरत थी, मेरी हायर पावर की जरूरत थी। दोस्तों ये वैसा ही है कि अगर मैं किसी एक ब्रांड का मोबाइल यूज कर रहा हूँ और उसका मदरबोर्ड उड़ जाता है, तो बाहर कितनी छोटी छोटी दुकानों को मैं दिखा लूं, वो सब एक ही चीज बोलते हैं कि भाई इसका मदरबोर्ड गया है, कंपनी से बुलाना पड़ेगा तब जाके मोबाइल ये चलेगा। 5 मिनट। इतनी छोटी सी बात मुझे समझ, या श्योर प्लीज, थैंक यू। इतनी छोटी सी बात मुझे समझ में नहीं आ रही थी कि भाई मेरे को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए, मेरी आत्मा के इलाज के लिए मुझे मेरे क्रिएटर के पास जाना पड़ेगा। ये शक्ति मेरे निर्माता जो मुझे मीटिंग में मिलते हैं, हमारा जो तीसरा पर्टिनेंट आइडिया जो बोल रहा है ईश्वर ही कर सकते हैं और करेंगे अगर हम उन्हें खोज लें। तो ये सवाल आया बाद में मेरे पास, कि कैसे मिलेंगे, कैसे करूं रिकंस्ट्रक्शन, रिक्रिएशन कैसे करूं अपने जीवन का।
तो ये जीवन मुझे मिला यार आप लोगों की मदद से। ये आप लोगों के माध्यम से सारी चीजें आई, वहां पे ये एहसास आया कि भैया ये जो डॉक्टर्स मेरी मदद करना चाह रहे थे, ये अल्टीमेटली मेरी हायर पावर उनके थ्रू मेरी मदद करना चाह रही थी। वो नीचे नहीं आएगी मेरे सामने, सर पे हाथ फेर के नहीं बोलेगी बेटा बता तेरे क्या चाहिए। वो सिंपल बोलेगी कि भाई तू जा, मुझे मैसेजेस देगी नेचर के थ्रू, प्रकृति के थ्रू, जानवर के थ्रू, घर वालों के थ्रू, सड़क पर चलते हुए लोगों के थ्रू। हर जगह से मुझे वो नेचर मिलता है। इवन एक ट्रैफिक सिग्नल मुझे वो संकेत देता है कि भाई अपने अंदर पेशेंस और टॉलरेंस की प्रैक्टिस तेरे को करनी है यार। तो ये सारी चीजें जो मुझे मिली, ये रिक्रिएशन की जो जरूरत पड़ी कि यार अब मुझे हायर पावर की जरूरत क्यों है, ये बहुत क्लियर हो रहा था यार। और इसका तरीका क्या है? सिंपल सा तरीका है भाई, मुझे मीटिंग जाना है यार, मुझे 12 कदमों पे काम करना है यार, स्पॉन्सर लेना है, लिटरेचर की मदद लेनी है। यही तो वो जरिया है जिसके थ्रू मेरी हायर पावर मुझसे बात करती है। सेवा से जुड़े रहना है ताकि मेरे जैसे लोगों के जो सफरिंग परिवार है उनका दर्द समझ पाऊं और अपने रियलाइजेशन को स्ट्रॉन्ग करके उनकी मदद कर पाऊं। जो हमारा आज का जो डीआर बोल रहा है यार, जो मिला है मुझे देना है उसे एज इट इज। तब जाके तो ये आत्मा द्वारा आत्मा का इलाज होगा, तब जाके तो मेरा रिक्रिएशन होगा सॉल का यार। और तभी तो किया गया, कहा गया है यार कि कोई भी मानवीय शक्ति मुझे मेरे शराबीपन से छुटकारा नहीं दिला सकती थी। और इस मानवीय शक्ति के ऊपर जाकर मुझे वो एक उच्च शक्ति, एक हायर पावर की शरण में जाना ही पड़ेगा। उसके बिना मेरा इलाज संभव नहीं है यार। और भी तरीके होंगे, ये शुरुआत से कहता है कि कुछ और भी तरीके होंगे, लेकिन सबसे इफेक्टिव तरीका अल्कोहलिक एनोनिमस ही है, जिसे मैंने जाना आप लोगों की मदद से। आप लोगों की मदद मिली तब जाके चीजों को समझ पाया है। बहुत सारे सवाल लेके मीटिंग में जाता था यार कि क्यों लूं मैं स्पॉन्सर, ओल्ड टाइमर हैं तो सही, वो मेरी मदद कर देंगे ना, मुझे क्या जरूरत है स्पॉन्सर लेने की, क्यों किसी अनजान व्यक्ति के सामने अपने सारी चीजों की छलनी करूं। लेकिन वो हर चीज मेरे लिए लिखी हुई थी यार। जब वो समय आया 28वें महीने में मुझे स्पॉन्सर मिले, ढूंढ रहा था मैं स्पॉन्सर के लिए, स्कैनिंग कर रहा था ओल्ड टाइमर्स की, इनका ये अच्छा, इनका ये बुरा, इनका वैसा अच्छा, इनका ये अच्छा। वहां भी वो निकृष्ट सोच मेरे अंदर काम कर रही थी। और जब मिले तो वो मिले जिनको मैं बहुत पहले से जानता था यार। तो ये हर चीज मेरे लिए लिखी हुई है, मुझे बस डायरेक्शन फॉलो करते जाना है यार। मुझे एक्टर बने रहना है, मुझे डायरेक्टर बनने की कोशिश नहीं करना है। और यही तो है जीवन को जीवन की शर्तों पे जीना। तब जाके मैं उच्च शक्ति की मदद अपने लिए ले पाऊंगा। और अगर हर बार अपना जीवन अपने हिसाब से चलाने का प्रयास करूंगा तो कभी भी शायद बाहर नहीं निकल पाऊंगा। आज एक दिन हो सकता है कि मैं सोबर रहूं, लेकिन रिकवरी में नहीं आ पाऊंगा दोस्तों। तो यही मैं अपनी शेयरिंग को विराम देता हूँ। और बहुत छोटा सा जर्नी रही है मेरी, और बड़े ही सीमित जानकारी है मेरे पास, लेकिन उसमें जितना मैंने समझा, जितना मैंने अपने ऊपर अप्लाई करने का प्रयास किया, वही अनुभव आप लोगों के सामने साझा किए हैं। कुछ गलत बोला हो, कुछ ऐसा बोला हो जो अगेंस्ट हो, उसके लिए माफी चाहूंगा। और पूर्णतः मेरे अपने अनुभव में किसी को आहत करने का कोई इरादा नहीं था। एक बार फिर से पिंक सिटी ग्रुप का बहुत बहुत आभार कि उन्होंने मुझे अपने अनुभव साझा करने का मौका दिया, मुझे अपने वो गूज बम्स वाले एक्सपीरियंस याद करने का मौका दिया, जिसने मेरे अंदर वो खुशी की है ना मुस्कान मेरे चेहरे पे वापस ला दी। थैंक यू सो मच, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। थैंक यू सो मच।